अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोबायोलॉजी की बेसिक इंट्रोडक्शन को और इसके अलावा हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर तमाम कंट्रीब्यूशन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा जेनरिक बीएसएन सेमेस्टर 1 के लिए ये टॉपिक स्पेसिफिक है। सबसे पहले हम माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन सीखेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। माइक्रोबायोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो कि माइक्रोबायोलॉजी और यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म और इससे रिलेटेड तमाम कॉन्सेप्ट के बारे में हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है। और ये बेसिक 3 अल्फाज का मजमुआ है। माइक्रो कहते हैं स्मॉलेस्ट को, बायो कहते हैं लाइफ को, और लॉजी लोगस से निकला है जिसका मतलब है इंतहाई स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो कि माइक्रोब्स और इसके तमाम तर कंसेप्ट के बारे में हमें इल्म प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी की नर्सिंग फील्ड में क्या अहमियत है? तो माइक्रोबायोलॉजी की नर्सिंग फील्ड में बहुत ज़्यादा अहमियत है। जो नर्सेज होते हैं वो हॉस्पिटल के अंदर इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं। अब इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए नर्सेज के पास माइक्रोबायोलॉजी का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। तो इस हवाले से हार्मफुल बैक्टीरिया और इसके अलावा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में जो इंसान के अंदर पाए जाते हैं उसके बारे में नॉलेज का होना नर्सेज के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो नर्सेज माइक्रोबायोलॉजी के नॉलेज और इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी के तमाम तर थ्योरीज़ को अप्लाई करते हैं हेल्थ केयर सेंटर्स में, जैसे कि डायग्नोसिस हो गया, प्रोडक्शन हो गया, स्टरलाइजेशन, और इस तरह सफाई की मुहिम में हॉस्पिटल को क्लियर और इसके अलावा हॉस्पिटल को इन्फेक्शन फ्री करने के लिए जो नर्सेज होते हैं वो माइक्रोबायोलॉजी की नॉलेज को अप्लाई करते हैं। इसके अलावा नर्सेज जो हैं हॉट वाटर और एंटीसेप्टिक को भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा स्टरलाइजेशन भी करते हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे सर्जरी होती है उसको भी जो है स्टरलाइज करते हैं। और ये इन तमाम तर नॉलेज के लिए माइक्रोबायोलॉजी की नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है तमाम तर वर्क के लिए। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी जो है नर्सिस को ये इल्म भी प्रोवाइड करता है कि किस तरह एक पेशेंट को हैंडल करना है, उसके इन्फेक्टेड सैंपल जैसे ब्लड सैंपल हो गए, और इस तरह कैसे इन पेशेंट के साथ जो है हमने वर्क करना होता है जिनको इन्फेक्शन कॉज होता है, और उनकी प्रिकॉशन क्या होते हैं, प्रिवेंशन क्या होते हैं, और कौन से डिज़ीज़ कम्युनिकेबल डिज़ीज़ होती है और कौन से डिज़ीज़ जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ होती है। यानी कि ओवरऑल माइक्रो ऑर्गेनिज़म के बारे में जो नॉलेज प्रोवाइड की जाती है वो हमें माइक्रोबायोलॉजी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरह नर्सेज की लाइफ में माइक्रोबायोलॉजी का रोल हद से ज़्यादा है। जबकि यहाँ पर अब ट्यूबरक्लोसिस फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस है। अब ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट से किस तरह सैंपल लिया जाए, किस तरह ब्लड टेस्ट उससे लिया जाए या स्प्यूटम टेस्ट लिए जाए, और इसके दरमियान पेशेंट और हेल्थ केयर यानी कि नर्स के दरमियान कितना फ़ासला होना चाहिए, और इसके अलावा क्या क्या प्रिकॉशन, क्या क्या प्रिवेंशन अपनाने चाहिए, ये तमाम तो नॉलेज जो है माइक्रोबायोलॉजी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो टेस्ट हो गए, मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट, इलाइजा हो गया, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इम्यूनो एसे, और इसके अलावा पीसीआर, ये तमाम तर टेक्निक्स जो है ये माइक्रोबायोलॉजी की टेक्निक्स है। और इसमें जो है हेल्थ केयर की तरफ से यानी कि डॉक्टर्स और नर्सिस को ये सिंपल जो है लेबॉर्ट्री भेजे जाते हैं, और लेबॉर्ट्री में माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो हैं इसके ऊपर रिसर्च करते हैं और जो डिज़ीज़ होती है उस डिज़ीज़ को डायग्नोस करते हैं। तो 50% जो है मरीज़ का जो प्रॉब्लम है वो माइक्रोबायोलॉजी से सॉर्ट आउट हो जाता है। अब प्रिंसिपल क्या है? माइक्रोबायोलॉजी की 3 बेसिक प्रिंसिपल है। सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री, और इसके बाद सेकंड जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, और थर्ड जो है जेनेटिक्स है। तो 3 बेसिक प्रिंसिपल है माइक्रोबायोलॉजी की जिसमें बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स शामिल हैं। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स में सबसे पहले नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स होते हैं यानी कि एसेलुलर ऑर्गेनिज़म जिनके बॉडी में सेल नहीं होते जैसे कि वायरस। इसके बाद जो है सेकंड पे प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है जैसे कि बैक्टीरिया। इसके बाद यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होती हैं जैसे कि फंजाई, और अदर्स में प्रियोन्स और विरियोट्स, अल्जाई, पैरासाइट्स वगैरह शामिल है। तो ये बेसिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स है। इसके बाद आपको कुछ एग्जांपल्स देंगे, कुछ ऑर्गेनिज़म्स के एग्जांपल देंगे जो माइक्रोबायोलॉजी में शामिल है। सबसे पहले नंबर पर हैं बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया जो ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज़म्स है और ये बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन कॉज करवाते हैं, और इसकी स्टडी जो है बैक्टीरियोलॉजी कहलाती है। सेकंड जो है प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ भी हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कॉज करवाती हैं और इसकी स्टडी प्रोटोजोलॉजी कहलाती है।
थर्ड पर अलजाई है। अलजाई की स्टडी जो है फाइकोलॉजी कहलाती हैं। पैरासाइट्स की स्टडी पैरासाइटोलॉजी कहलाती है। यीस्ट और मोल्ड्स, इसके अलावा फंजाई, इनकी स्टडी माइकोलॉजी कहलाती है। और वायरसेस की स्टडी वायरोलॉजी कहलाती है। तो ये सब ब्रांचेस हैं, माइक्रोबायोलॉजी के अलग अलग ब्रांचेस हैं जो कि इन ऑर्गेनिजम्स में इनकी स्टडी की जाती है, जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, अलजी, पैरासाइट्स, यीस्ट, मोल्ड्स, फंजाई और वायरसेस। इनकी स्टडी के लिए माइक्रोबायोलॉजी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांचेस पाए जाते हैं। अब हिस्टोरिकल हिस्ट्री की तरफ हम जाएँ, कंट्रीब्यूशन की तरफ जाएँ, तो सबसे पहले साइंटिस्ट थे कार्लस लीनियस। कार्लस लीनियस ने जो है नोमेनक्लेचर सिस्टम को डेवलप किया, यानी कि ऑर्गेनिजम्स को किस तरह उनके क्लासिफिकेशन किस तरह करें। तो हर ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने दो दो नेम दिए, ठीक है। और दो दो नेम में जीनस हैं, और जीनस के अलावा स्पीशीज़, यानी कि जो साइंटिफिक नेम्स थे उसमें से एक जेनस था और दूसरा जो है स्पीशीज़ था। लीस पॉस्चर की बात करें तो लीस पॉस्चर ने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पेश की है। सबसे पहले स्टरलाइजेशन का मेथड है, जिसके ज़रिए स्टरलाइजेशन के ज़रिए जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और वायरसेस को किल किया जाता है। इसके बाद सेकेंड लाइन पर हॉट एयर ओइन, ये भी एक किस्म का स्टरलाइजेशन मेथड है। ऑटोक्लेव, ये ऑटोक्लेव को भी इन्होंने जो है इन्वेंट किया। एंथेरिक्स वैक्सीन को भी इन्होंने जो है डिस्कवर किया। रेबीज़ वैक्सीन, इसके अलावा बिल्ट द पॉस्चर इंस्टीट्यूट, इन्होंने एक पॉस्चर इंस्टीट्यूट भी बनाया था वायरसेस, बैक्टीरिया, इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए। और पास्चर ने जो है वैक्सीन्स का तरीका भी बताया कि वैक्सीन किस तरह बनाए जाते हैं। और इसके अलावा वोका काओ एक किस्म का पॉक्स वायरस है, और पॉक्स वायरस के लिए भी इन्होंने जो है प्रिवेंशंस बताए थे स्मॉल पॉक्स से, कि किस तरह इससे प्रिवेंट किया जा सकता है, किस तरह इस वायरस से अपने आप को सेव किया जा सकता है। और लुइस पास्चर को जो है फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी भी कंसीडर किया जा सकता है। रॉबर्ट कोच की बात करें तो रॉबर्ट कोच जो थे ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने बैक्टीरियोलॉजिकल टेक्निक्स को डेवलप किया। इसके अलावा इन्होंने स्टैनिंग मेथड्स के ऊपर भी काम किया। और माइकोबैक्टीरियम और विब्रियो कोलेरा, ये दो बैक्टीरिया हैं जिसके ऊपर रॉबर्ट कोच ने स्टडी की थी। रॉबर्ट कोच ने इनके बारे में जो है बहुत ही ज़्यादा रिसर्च किया था। इसके अलावा कोच फिनोमिना की बात करें तो कोच जो हैं यही रॉबर्ट कोच थे, एक साइंटिस्ट थे, और इन्होंने इन्फेक्टेड ट्यूबरक्लोसिस और बेसिलस जो बैक्टीरियल शेप है इसके ऊपर इन्होंने स्टडी की थी। और एक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स था, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जब उसको, यानी कि ये बैक्टीरिया जैसे कि ट्यूबरकल बेसिलस यानी कि ट्यूबरक्लोसिस और इसके अलावा बेसिलस के जो बैक्टीरिया हैं इसको प्रोटीन में इन्होंने इंजेक्ट किया था। तो इंजेक्ट करने के बाद जब ये प्रोटीन के अंदर इंजेक्ट हो गई तो इनके अंदर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आ गया, और इस इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को कोच ने जो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का नाम दे दिया। कोच पोस्टुलेट ने इन्फेक्शन के बारे में पार्टिकुलर डिजीज़ के हवाले से इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, 4 पॉइंट्स थे। सबसे पहले जो हैं इन्होंने ये बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसे हम कोच पोस्टुलेट भी कहते हैं, कोच पोस्टुलेट का पहला पॉइंट ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पैरासाइट्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर पाए जाते हैं पैथोजेंस की शक्ल में, और ये डिजीज़ कॉज करवाते हैं। सेकंड नंबर पर अगर इन पैथोजेंस को, इन वायरसेस को हम आइसोलेट करें ऐसे ऑर्गेनिज्म से जिनके अंदर ये इन्फेक्शन कॉज करे, उसको हम प्योर कल्चर, यानी कि एक किस्म का टेक्निक है जिसमें बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं, तो इसके हम प्योर कल्चर करेंगे। तीसरे नंबर पर ये जो पैथोजेन होंगे ये प्योर कल्चर के अंदर जो हैं डिजीज़ कॉज करेंगे। जाहिर सी बात है, अब अगर ये बैक्टीरिया किसी होस्ट के अंदर मौजूद है तो उस होस्ट के अंदर भी ये बैक्टीरिया जो है ये डिजीज़ कॉज करेगा। अगर हम इसको प्योर कल्चर में ग्रो करेंगे तो तब भी ये डिजीज़ कॉज करेगा। चौथे नंबर पर अब अगर ये जो हमने प्योर कल्चर एक होस्ट से लिया था, इन्फेक्टेड होस्ट से लिया था, इसको अगर किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर डालेंगे तो सेम सिम्टम्स और तमाम सेम इन्फेक्शन जो शुरू के होस्ट के अंदर पाए जाएंगे वो दूसरे होस्ट के अंदर भी पाए जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये इंतहाई बेसिक नॉलेज था अबाउट माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड बेसिक नॉलेज था।